हाल चाल है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2.8। तो एग्जांपल 2.8 क्या कहता है देखते हैं। बुक का पेज नंबर है अपने 33, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड 12th क्लास। ठीक है, तो एग्जांपल कह रहा है चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल्स टू, E वेक्टर अपने को दे रखा है, E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट एक्स आई कैप में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है तथा नियतांक E नॉट, तो E नॉट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। घन से पारित विद्युत फ्लक्स एवं घन द्वारा परिबद्ध आवेश ज्ञात करो। ठीक है, तो इस घन से जो गुजरने वाला है विद्युत फ्लक्स अपने को एक ज्ञात करना है और दूसरा घन के अंदर जो है कुल आवेश कितना है वो अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो डायग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है पहले से ही, तो अपने उसी हिसाब से बनाएंगे। तो ये अपने पास कुछ इस तरह से हो गया और फिर ये कह रहा है ठीक है एक्स वाई जेड एक्सिस, इसको नाम दे रहा है, नो प्रॉब्लम। ये हो गई एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये हो गई ऊपर की और वाई एक्सिस और इधर हो जाएगी जेड एक्सिस। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से ले आया और ये कुछ ऐसे, ये हो गया इस तरह से और फिर इधर ये ले चला है ऐसे और ये इस तरह से एक घन है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और जो नाम है एबीसीडी वो भी अपने बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये हो जाएगा अपने पास ए, ये पार्ट है बी, ये है पॉइंट सी, डी, ई और ये है एफ और ये है जी और साइड भी दे रखी है ए और ये है ओ। ठीक है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बुक के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ इस तरह से। ठीक है, ओ ए बी सी सब कुछ हो गया। ओके डन। तो ये अपना क्वेश्चन था। तो जो घन है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है और विद्युत क्षेत्र इतना है, घन की जो प्रत्येक साइड है भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है। ई नॉट और ई नॉट की वैल्यू गिवन है। अपने को घन से गुजरने वाला पारित विद्युत फ्लक्स और इसके द्वारा परिबद्ध आवेश अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं शुरू। तो देखो घन जो है वो टोटल 6 फेस से मिलकर बना होता है। तो अपने अगर गाउस का नियम लगाए, ठीक है, तो अपने ये भी तो कह सकते हैं कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा सभी के सभी फलकों से संबंधित विद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं इस फेस की ए बी ई एफ, तो इससे संबंधित फ्लक्स जो होगा, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब आप बोलोगे ये कहां से आ गया। ठीक है, देखो हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब यहां पर अगर मैं इस dx का इंटीग्रेशन कर दूं, क्योंकि आगे इसका इंटीग्रेशन ही करते हैं, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी लिखा जा सकता है। और एस वेक्टर जो है वो एरिया है उस सरफेस का। ठीक है, तो यहां पर देखो जो भुजा है वो प्रत्येक भुजा ए है, यानी कि देखा जाए तो ये एक तरह से वर्ग बनते जाएंगे सब। तो यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, वर्ग का जो है फॉर्मूला आ जाएगा, क्षेत्रफल का आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लिया। अब टोटल फ्लक्स को अपने 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले फाई ई बराबर, एक तो यही पार्ट हो गया ए बी ई एफ, तो मैं लिख लेता हूं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर ए बी ई एफ। ठीक है, प्लस दूसरा कौन सा है, जस्ट इसके अपोजिट सामने वाला देखते हैं, ये है ओ सी डी जी। तो दूसरा है
OCDG और अंदर हो जाएगा E वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब थर्ड जो है ये वाला लिख लो, चाहे OAFG, तो थर्ड हो जाएगा प्लस OAFG। फिर नेक्स्ट OAFG का जस्ट ऊपर है ये हो जाएगा BCDE। ओके, ये हो जाएगा BCDE, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। हो गया BCDE। अब 4 हो गए, 2 बच गए। एक सामने वाला DEFG या GFED, जो मर्जी आप लिख सकते हो नो डाउट। तो हमने लिख देते हैं DEFG प्लस ये हो जाएगा DEFG और यहाँ E वेक्टर डॉट आएगा S वेक्टर। और जो लास्ट है जस्ट इसके अपोजिट है वो है OABC, वो उधर वाला, प्लस E वेक्टर डॉट S वेक्टर O A और BC। ये हो गया। तो इससे संबंधित कुल फ्लक्स जो है फाई E बराबर कितना होगा, बड़े ध्यान से पहले समझते हैं। अगर अपने टोटल लिखने लगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कुछ कैंसिल होगा, श्योर है। अब जरा देखो ये जो फेस है ABEF, इस फेस की डायरेक्शन इधर है और इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने को इधर ही दे रखा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इन्होंने यूज किया है यूनिट वेक्टर आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश है और इसकी डायरेक्शन भी, सरफेस डायरेक्शन भी इधर है, तो मैं उस एरिया के लिए भी आई कैप यूज करूंगा। यानी कि फर्स्ट के लिए ये जो E वेक्टर डॉट S वेक्टर है, E वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, E नॉट x आई कैप डॉट S वेक्टर। S मतलब होता है यहाँ पर हमने एरिया, ठीक है। अब भुजा A है, चारों भुजाएं जो है A है, तो एक तरह से वर्ग बन गया और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा S बराबर A स्क्वायर। ये हो गया। लेकिन इस क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा A स्क्वायर आई कैप। तो इस तरह से S की जगह आ जाएगा A स्क्वायर आई कैप। तो ये अपने पास आ गया किसके लिए, सरफेस ABEF के लिए, ABEF के लिए हो गया। प्लस अब आ जाओ दूसरी सरफेस है OCDG। अब देखो ये है OCDG, इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, इस सरफेस की डायरेक्शन इधर की ओर है और विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए तो जो यूज हो रहा है वो आई कैप ही रहेगा, लेकिन इस क्षेत्रफल के लिए इधर की ओर माइनस आई कैप हो जाएगा। तो इसमें अपने को लिखना पड़ेगा E नॉट x आई कैप डॉट A स्क्वायर माइनस आई कैप। ये हो गया OCDG के लिए, ठीक है। तो इसके लिए उधर, इसके अब बाकी के जो बच गए उन सब का जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। अब आप बोलोगे ये 0 कैसे आएगा, तो देखो जरा, अगर अपने इस थर्ड की बात करें OAFG, तो देखो OAFG, इस सरफेस की डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, उधर की ओर। तो उधर की ओर आई कैप है, नीचे की ओर क्या होगा, ये जे कैप वाई ऊपर होता है तो नीचे की ओर माइनस जे कैप हो जाएगा। तो आई कैप डॉट जे कैप करोगे तो 0 आएगा। इसी तरह से इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो आई कैप डॉट जे कैप करोगे 0 आ जाएगा। इसी तरह से सामने वाला ये जो है ये Z है इधर की ओर, तो इसका इकाई सदिश K कैप होगा, तो आई कैप डॉट K कैप 0 आ जाएगा, आई कैप डॉट माइनस K कैप 0 आ जाएगा। कहने का मतलब जो आई कैप डॉट आई कैप है, जे कैप डॉट जे कैप है, K कैप डॉट K कैप है, वही 1 होता है, बाकी 0 होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र में सिर्फ आई कैप दे रखा है, तो आई कैप डॉट आई कैप वाले 1 होंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। डन। तो इस तरह से बाकी सभी जो हैं वो 0 होंगे। तो मैं सभी के लिए कॉमन 0 लिख देता हूं। और दूसरा,
अगर आपको ऐसे नहीं पता लगा तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख रखा है तो ये होता है ई एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, कोण किसके बीच में, ई और एस के बीच में। तो इस क्षेत्रफल की दिशा ऊपर, विद्युत क्षेत्र इधर, तो इसके लिए कोण 90 डिग्री cos 90 जीरो। इसकी दिशा नीचे, विद्युत क्षेत्र इधर, एंगल 90 डिग्री जीरो। इस क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र उधर, एंगल 90 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जीरो होने का कारण है ई वेक्टर परपेंडिकुलर है एस वेक्टर के। ओके, तो इस वजह से भी ये क्या हो गया, जीरो। अब फाई ई बराबर, यहां पर आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो क्या बचा अपने पास, ई नॉट एक्स ए स्क्वायर, ये हो गया। अब आ जाओ इसमें, प्लस आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है बट माइनस साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, ई नॉट एक्स और क्या हो गया ये ए स्क्वायर, ठीक। अब बड़े ध्यान से इसको डायरेक्ट जीरो नहीं कर देना है, ये है फेस ए बी ई एफ और ये है फेस ओ सी डी जी। अब देखो कहीं ये मत सोचना कि दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गए, चलो काम खत्म। अब फेस देखो कहां पर है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ये यहां है और मूल बिंदु ओ से इसकी जो डिस्टेंस है वो a है, यानी कि इसके लिए x दूरी किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहां मैं x की जगह क्या रखूंगा, a। और OCDG, OCDG वो फेस जस्ट मूल बिंदु के ऊपर ही है, जस्ट यहीं पर है। तो इस फेस के लिए x बराबर है 0, तो मैं इसके लिए x की जगह क्या रखूंगा, 0। तो अब ये चीज जो है वो 0 होगी, सिर्फ अपने पास बचेगा फाई ई इक्वल्स टू ई नॉट एक्स ए स्क्वायर या ई नॉट ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो इस तरह से फाई ई इक्वल्स टू होगा ई नॉट और ए क्यूब, तो ये आ गया, एक्स की जगह ए रखा तो ए क्यूब हो गया। तो अब अपने इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फाई ई इक्वल्स टू आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू एरिया क्यूब, एरिया 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2 और इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो ये अपने पास आ गया फाई ई इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की 5 इंटू 10 की -6, ठीक। तो इस तरह से जो रिजल्ट है वो अपने को मिला, फाई ई इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की -1 है, नो डाउट, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, फाई ई इक्वल्स टू 0.25 वोल्ट मीटर। तो ये हो गया फ्लक्स, ठीक है, इससे संबंधित। तो अब अपने को परिबद्ध आवेश याद करना है। तो जो गाउस का नियम है वो कहता है कि फ्लक्स कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे भी लिख लो। तो परिबद्ध आवेश या कुल परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और फ्लक्स की वैल्यू अपने को दे ही रखी, ज्ञात कर ही ली अपने 0.25। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25 इंटू 5 25 12 21 कुछ इस तरह से, एंड 2.21 हो जाएगा 2 तो 4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12। तो ये अपने पास आ गया 2.21 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो ये हो गया परिबद्ध आवेश और ये था अपना न्यूमेरिकल। 2.9 पेज नंबर है 33, कह रहा है एक अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। पहले अर्धगोलाकार बिंदु बना लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से कोई अर्धगोलाकार बिंदु है, ठीक है, मतलब किस तरह की आकृति है। दो केस है इसमें, दो डायग्राम दे रखे हैं, तो दोनों बना ही लेते हैं पहले। ये हो गया इस तरह से अर्धगोलाकार बिंदु, थोड़ा इसको कुछ ऐसे हो गया, और रेडियस
त्रिज्या इसकी r है, क्षेत्रफल की दिशा सीधी सी बात है आधार के तल के लंबवत नीचे की ओर, यहाँ भी त्रिज्या जो है r है कुछ इस तरह से, और फिर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से बना रखा है, ठीक है। इसमें विद्युत क्षेत्र ऐसे है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ध्यान रखना, और इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस तरह से ऊपर की ओर है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। अब अपने स्टार्ट करते हैं। तो एक अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, रख दिया। इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या है? तो वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करना है। यदि कहां से लग गया, यदि विद्युत क्षेत्र आधार के समांतर है, ठीक, और दूसरा केस यदि विद्युत क्षेत्र आधार के लंबवत है, ऊपर की ओर दे रखा है इन्होंने, आधार जो है ऐसे है इसके लंबवत है और इसमें आधार ऐसे है और इसके समांतर है, ये केस ए है। तो वक्र पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस केस में आते हैं। तो देखो क्या इस अर्धगोलाकार बिंदु में कोई आवेश परिबद्ध है? नहीं है। गाउस का नियम क्या कहता है? पहले गाउस को याद कर लेते हैं। गाउस का नियम कहता है कि भाई कुछ इस तरह का होता है और अगर आवेश परिबद्ध आवेश 0 है तो फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे संबंधित फ्लक्स जो है वो 0 होगा क्योंकि इसके द्वारा परिबद्ध आवेश क्या है? 0 है। अब इसके दो पार्ट है, कौन कौन से? एक तो है आधार वाला पार्ट और दूसरा है वक्राकार। मैं मान लेता हूं कि आधार वाले पार्ट से संबंधित फ्लक्स जो है वो फाई बेस है, फाई बी है, बी फॉर बेस, और जो वक्राकार भाग से संबंधित फ्लक्स है वो फाई सी है, सी फॉर कर्व्ड, ठीक है। कर्व्ड वाले से फाई सी हो गया, वक्र वाले से फाई सी हो गया, आधार वाले से इतना हो गया। तो कुल फ्लक्स फाई बी बराबर कितना होगा? सर कुल फ्लक्स फाई ई बराबर दोनों से संबंधित फ्लक्सों के योग के बराबर होगा, फ्लक्स के योग के बराबर होगा। और फाई ई बराबर क्या है? 0। तो फाई बी प्लस फाई सी बराबर क्या आ जाएगा? 0, या फाई बी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस फाई सी, ये हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है फ्लक्स, चाहे आप फाई बी ज्ञात करो चाहे आप फाई सी ज्ञात करो। तो देखो परिबद्ध आवेश जो है वो 0 हो ही चुका है। अब जरा इसकी दिशा देखो, इस आधार वाले तल की दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। तो आधार से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। अब ये कैसे हुआ? देखो, क्योंकि हम जानते हैं फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ है 90 क्योंकि क्षेत्रफल की जो दिशा है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। क्षेत्रफल की दिशा एन कैप नीचे की ओर और विद्युत क्षेत्र उधर की ओर, तो थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री, कुछ ऐसा ही है। तो इस केस में आधार से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। अतः फाई बी बराबर क्या होगा? 0। अब अगर फाई बी 0 है तो सिंपल सी बात है फाई सी भी क्या होगा? 0। चाहे आप यहां रख लो, फाई बी तो पहले से ही 0 था, ये रखा हुआ है, फाई बी की जगह भी 0 रखा तो फाई सी बराबर भी क्या हो गया? 0। तो इस तरह से फाई सी बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र आधार के समांतर है तो वक्राकार पृष्ठ और आधार वाले पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। अब चलते हैं दूसरे केस में। तो दूसरे केस में ये कह रहा है कि ये आधार के लंबवत है, तो विद्युत क्षेत्र अब आधार के लंबवत है, तो अब कितना फ्लक्स संबंधित होगा इसको इरेज कर देते हैं। तो जरा ध्यान दो उस पर। पहले ये हो गया आधार वाली साइड, इससे संबंधित फ्लक्स होगा फाई बी, तो आधार से संबंधित फ्लक्स होगा फाई बी इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एस वेक्टर जो है आधार वाले भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ई एस कॉस थीटा, ई एस की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, इस तरह से वृत्ताकार हो गया, और कॉस थीटा, तो यहां देखो इस क्षेत्रफल की दिशा नीचे की ओर, विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर, कितना आएगा?
180 डिग्री। थीटा इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। कॉस 180 -1, तो आधार से संबंधित फ्लक्स हो गया -e पाई r स्क्वायर। ठीक है, आधार से संबंधित इधर की ओर फ्लक्स इतना है, तो वक्राकार भाग से संबंधित ऊपर की ओर फ्लक्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वक्राकार भाग से संबंधित फ्लक्स माइनस ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जस्ट उससे जो पास होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो इस वजह से आधार ये वक्राकार से संबंधित फ्लक्स हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। तो ये था अपना न्यूमेरिकल 2.9। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल 2.10 की और देखते हैं क्या कहता है। तो न्यूमेरिकल 2.10 पेज नंबर है 35। ये कह रहा है एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर, ठीक है, अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है। ओके, इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक है, कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी सही है। अपरिमित आकार का कोई रेखीय चालक तार है, उस पर आवेश घनत्व दे रखा है और ये अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो गाउस की एप्लीकेशन है फर्स्ट वाली, तो होता है 2k लैम्डा बाई आर, यही होता है। वैल्यू पुट करो, बस खत्म। तो E इक्वल टू आ जाएगा 2k की वैल्यू 9 लैम्डा 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है, तो पहले इसको कूलम में बदलना पड़ेगा। तो 2 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसको बदल लो मीटर में, तो 20 इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 20 इंटू 10 की पावर -2 है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 10 हो गया, 10 से 10 की पावर -2 बैलेंस हो गया, तो मतलब कहने का मतलब कैंसिल हो गया, 10 की पावर -1 आ गया। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं 2 इंटू 10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -1, तो 2 से 2 कैंसिल, बाकी क्या बचा है, खत्म। 2 इंटू 9 18 इंटू 10 की पावर, ये 9 है, -1 ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर 10 में से 6 घटा दो, तो 10 की पावर कितना आ गया, 4। और पॉइंट लगा के लिखोगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर 5 विद्युत क्षेत्र है। मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई भी दो। तो ये था इजी सा न्यूमेरिकल 2.10। अब चलते हैं 2.11 पर, देखते हैं क्या कहता है। तो न्यूमेरिकल 2. तो न्यूमेरिकल 2.11 पेज नंबर 35 है। तो ये कह रहा है, हाँ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसी साल राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आया था और साथ में 2 नंबर का आया था, 2 मार्क्स। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। गुड। तो अनंत रेखीय आवेश है कुछ इस तरह से, और कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, मान लो ऐसे चक्कर लगा रहा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है, हाँ त्रिज्या दे रखी है अपने को, रेडियस है 0.1 मीटर। ठीक है, चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। हमें इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है, और दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10 की पावर -31 किलोग्राम,
और चार्ज अपने को पता ही है, बाकी इसने भी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बस ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसने हल्का सा चेंज किया है, वैसे 9.1 होता है पर इसने 9 ही लिख दिया, हो सकता है कुछ आगे इजी हो जाए। तो देखते हैं अब कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में वायर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। तो देखो, कोई भी चीज किसी चीज के चारों ओर अगर घूमती है तो इसका मतलब उसको उस मेन चीज से बल मिल रहा है। जैसे मान लो पृथ्वी है, ये सब है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य इन पर क्या करता है, जो है एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, यानी कि अभिकेंद्रीय भी कहा जा सकता है। तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इस वायर के कारण उत्पन्न विद्युत बल से मिलता है। थोड़ी सी बात है, ठीक है। 11th क्लास में भी पढ़ा था कि ये मान लो अगर अपने पास कोई चीज है, ठीक, और हाँ वो कार वाला केस था जिसमें वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर कार चल रही थी इस तरह से, तो उसे मिलने वाला अभिकेंद्रीय बल कुछ उस mg cos थीटा sin थीटा उन घटकों से मिलता था। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए वो इस वायर के कारण उत्पन्न विद्युत बल से मिल रहा है, ठीक है। अब वायर बल कैसे उत्पन्न करेगी, तो देखो, तो इस वायर के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है आवेश उसका E मान लेते हैं, Q भी लिख सकते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F बराबर QE फॉर्मूला होता है, तो F बराबर हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r इंटू E। तो ये विद्युत बल उस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है और इसी विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, यानी कि इसी बल के कारण उसको अभिकेंद्रीय बल भी मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से विद्युत बल अभिकेंद्रीय बल की तरह बिहेव कर रहा है जिसके कारण वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि mv² अपॉन r इक्वल्स टू 2k लैम्डा E अपॉन में r, बस इतना ही था। न्यूमेरिकल खत्म हो गया, वैल्यू पुट करो और वेग पता करो, बस। तो दोबारा से समझो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अभिकेंद्रीय बल चाहिए तो वायर कुछ ना कुछ तो बल लगाएगी। अब वायर के पास क्या है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र बल लगाता है और वो बल F इक्वल्स टू Q होता है, QE होता है। Q वो आवेश है जिस पर बल लग रहा है, और बल किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, तो Q की जगह मैंने क्या लिखा, E, और विद्युत क्षेत्र E है तो F बराबर EE हो जाएगा। और E की वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है, 2k लैम्डा बाई r, तो E की जगह 2k लैम्डा बाई r और E एज इट इज, और ये बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो r से r कैंसिल, तो v² बराबर 2k लैम्डा E अपॉन में m, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा, हाँ 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर है, तो बिल्कुल सही है, इसको चेंज नहीं करना। E 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम अपॉन मास दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर -31। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसने मास ऐसा क्यों दिया था ताकि हम 9 से 9 को काट दें, ओके। अब रिजल्ट जो आया 2 इंटू 1.6 इंटू, अब जो है 10 की पावर है, बस उन्हीं को सॉल्व करना है। तो 10 की पावर कितनी होती है देखते हैं, -31 ऊपर गया, प्लस का हो गया 31 और 9 कितने हो गए 40, तो 40 में से 19 और 6 25 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने बचे 15, तो 10 की पावर 15, ठीक है। अगर नहीं पता लगाओ जल्दी जल्दी तो आप इसको खुद से भी कर लो, चाहे इसको मैं यहां कर देता हूं। 10 की पावर क्या है 9, -31 ऊपर जाएगा +31, -6 है -6, -19 है -19, ठीक है। बड़े इजी वे में चल रहे हैं अपने। 40 -25, तो 10 की पावर कितनी हो गई 15। तो इस तरह से ये अपने को रिजल्ट मिला।
ठीक, तो अब जो है क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा दो, अपॉन में 10 आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 14 आ जाएगा, तो 2 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 14, ये हो गया। ये तो v स्क्वायर आया है, अभी v आएगा तो डस्टर की तरह ये, तो अब v इक्वल टू हो जाएगा इसका रूट। तो रूट करने का तरीका बिल्कुल आसान है, जिसका होता है होने दो, जिसका नहीं होता है मत होने दो। तो v इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 14, 2 का नहीं होता छोड़ दो, 16 का होता है 4, रूट 2 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये था न्यूमेरिकल 2.11, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसी साल बोर्ड में आया था। ओके, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। तो अगला न्यूमेरिकल जो है, हाँ अगर आप बुक के हिसाब से करोगे तो इसमें आंसर इसको और सॉल्व करके 1.414 से मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो उसमें कोई ये नहीं है। 2.12 क्या कहता है, पेज नंबर 36, न्यूमेरिकल 2.12। तो न्यूमेरिकल जो है वो कह रहा है कि एक अनंत विस्तार की अचालक परत, अचालक परत आ गई, विद्युत क्षेत्र कितना होता है अचालक परत के कारण, E इक्वल टू, याद करो, एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल दे रखा है, S लिख दो चाहे A लिख दो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है, 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ओके, तो परत के पास वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परत की बात है तो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और अगर प्लेट की बात है, चालक प्लेट, तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने को इसने एक तरह से सिग्मा दे भी दिया और नहीं दिया, है ना। एप्सिलॉन नॉट तो पता है अपने को 8.85 into 10 की पावर -12 होता है। तो सबसे पहले हम सिग्मा पर बहस करते हैं, कुछ इस तरह से होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व Q अपॉन मास। Q कौन सा आवेश है, जो परिबद्ध है, और इसने पहले से ही बोला कि इतना आवेश परिबद्ध है। S क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, ठीक, बस इनकी यूनिट सिस्टम को सेट करना है। तो Q है 17.70 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। अब कई बार बहुत ज्यादा बार कंफ्यूजन हो जाता है, 1 सेंट, इसको बहुत इजी वे में समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू इतना इतना, ठीक है। चलो मैं यहाँ भी 1 लगा देता हूँ, इंटू, नहीं ये ऐसे ठीक है। तो 1 इंटू सेंटीमीटर में मीटर 10 की पावर -2, दूसरे सेंटीमीटर में मीटर -2, कितना हुआ 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर में -2 होते हैं, -2 अब -4 ऊपर गया तो ये अपने पास आ गया प्लस का 4, तो 17.70 इंटू 10 की पावर -2, ये इतना अपने को वैल्यू मिल गई सिग्मा की, वैल्यू वहां पुट कर दो, तो E इक्वल टू आएगा 17.70 अपॉन इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। हो गया। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं, 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 8 16, 7 आ गया 17.7, ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड होता है, क्यों पॉइंट से पॉइंट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड हो गया। अब इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, -12 ऊपर गया प्लस का हो गया, यानी कि 10 की पावर 12 ऊपर गया प्लस का, -2 पहले से ही है, 10 आ गया। रिजल्ट क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम या दूसरी यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो ये था न्यूमेरिकल 2.12। तो 2.13 देखो क्या कहता है, कर लेते हैं इसको भी।
एग्जाम्पल 2.13। क्या है, पेज नंबर 37 है। एक अपरिमित चालक पट्टिका, ओके, पट्टिका की बात हो रही है इस बार, पर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू है 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पट्टिका के निकट आवेश, ये कोई चालक पट्टिका है, इस तरह से होगी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। पट्टिका के निकट आवेश -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम रखा गया है। आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करो। तो इस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल हमें ज्ञात करना है, ठीक है जी, कर लेते हैं। तो देखो इधर किसी भी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होता है F इक्वल टू QE। ध्यान रखना, आवेश Q हमेशा परिमाण में रखा जाता है, माइनस के साथ नहीं रखा जाता, ठीक है। माइनस और प्लस जो है नेचर को बताते हैं कि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा या प्रतिकर्षण वाला फोर्स लगेगा, रिपल्सिव नेचर का लगेगा, ठीक। तो इस जगह पर बल कितना है वो तभी पता चलेगा जब इस जगह पर विद्युत क्षेत्र पता चलेगा। तो पट्टिका के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चालक पट्टिका है, यही होता है। तो बल F बराबर हो गया Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस खत्म। वैल्यू पुट करो, सिग्मा कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6। चार्ज कितना है, -2 की जगह 2 लिखेंगे, बता दिया है आपको। नहीं तो आप कूलाम नियम याद कर लो। कूलाम नियमानुसार बल किन्हीं दो आवेशों के बिंदु आवेशों किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के जो है परिमाण के गुणनफल, ओके, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग। तो मैं Q1 को इधर ले जाता हूं तो ये विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र बराबर KQ/R² आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बल लगा, जो ये आवेश है वो परिमाण के रूप में लिखा गया है। तो कुछ इस तरह से अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12। गुड, -6 -12 कैंसिल हो गया डायरेक्टली। 4 इंटू 2 8 अपॉन 8.85 इंटू, अब कुछ भी नहीं है, बस इसको आप सॉल्व कर लेना, रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं जो मेरे पास नोट्स में है, 0.903 न्यूटन फोर्स। तो इतना फोर्स लगेगा। तो ये था अपना न्यूमेरिकल 2.13। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल 2.14 की ओर। तो 2.14 पेज नंबर है 41, न्यूमेरिकल है 2.14 और पेज नंबर है 41। तो क्या कह रहा है, देखो, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रो कूलाम आवेश से आवेशित करने पर, ठीक है जी, ये चालक गोला है और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। इसको 1 माइक्रो कूलाम से आवेशित करने पर निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ठीक है जी। निम्न बिंदु हैं, तो पहला है गोले के केंद्र पर, दूसरा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तीसरा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर और चौथा है केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर वायु में। ये सब वायु में ही ज्ञात करना है अपने को। वायु इसलिए बोलता है क्योंकि हम जब भी इनमें ये विद्युत क्षेत्र वगैरह ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो अपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं। तो वो एप्सिलॉन नॉट वायु के लिए है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो इस तरह से इन जितने भी न्यूमेरिकल में है, इनमें वायु लिखने का मतलब यही है कि आप एप्सिलॉन नॉट की जगह जो वैल्यू है वायु वाली वही लिखो, कोई और ना लिखो। तो केंद्र पर, अब देखो गोला चालक है, ठीक है, तो अगर गोला चालक है तो इन दोनों को करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट 0 आएगा। क्यों? आवेश
बाउंड्री पर है, गोला चालक है, अंदर तो परिबद्ध आवेश है ही नहीं, और जब परिबद्ध आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कहां से आ जाएगा? तो केंद्र पर और अंदर 5 सेंटीमीटर अंदर ही हुआ, 0। अब बात आती है सरफेस की, तो सतह पर कितना होगा वो देखते हैं। चालक गोले की सतह पर, सर हमने तो ये पढ़ा है, और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने को तो दूरी दे रखी है और आवेश दे रखा है, तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो जरा याद करो, अपने ये भी तो पढ़ा है KQ/R², ठीक है। और अगर नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q/S, ठीक है, यही होता है। और S जो क्षेत्रफल है गोले का वो होता है 4πr²। S वो क्षेत्रफल है जिसमें आवेश है, तो आवेश तो पूरे में है, और सॉरी आवेश जो है बाउंड्री तक है, तो इसका मतलब 4πr²। अब 4πε0, 1/4πε0 होता है K, तो बन गया ना फॉर्मूला KQ/R²। तो वही तो अपने अप्लाई किया, तो वैल्यू पुट करो इसमें। K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, और Q है 1 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, अपॉन त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R² है। तो अब 9 × 10⁻3 अपॉन, इसको करोगे 10 का स्क्वायर, चलो कर ही लेते हैं, इंटू 10⁻⁻4, तो अपॉन में क्या बचा? सिर्फ 10⁻⁻2, और ये भी ऊपर चला गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र आ गया। ये विद्युत क्षेत्र आया सरफेस पर। अब बाहर कितना आएगा? तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद है, तो एक तो ये होता था R²/R², और दूसरा KQ/R², मतलब कि 10 की जगह 15 रखना है, बात खत्म। तो मैं यही कर देता हूं, 10 की जगह 15, ओके। अब देखो इसको, 15 × 15, 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 × 10⁻3 अपॉन 15 × 15 225, और ये हो गया, तो -4 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻4 ऊपर गया प्लस 10⁻7 अपॉन 225। तो 9 से 225 डिवाइड तो होता है, पर ये ऐसे नहीं, हाँ इसको 900 लिख लेते हैं, इंटू 10⁵ अपॉन 225, तो 225 × 4, 4 × 5 20 0 2 4, हाँ 4 से हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये था अपना न्यूमेरिकल 2.1। तो चलते हैं एग्जांपल 2.15 पर, देखते हैं क्या कह रहे हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर है 2.15 एंड बुक का पेज नंबर है 41, और एग्जांपल जो है वो ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले के 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है, ठीक है। ये अपने पास कोई गोला है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो वे जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। एक समान आवेशित किया गया है, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर हो जाती है। तो इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से R = है 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 × 10⁻⁻2 माइक्रोकूलम आवेश पर बल ज्ञात करो। तो इस माइक्रोकूलम 5 ×
5 गुणा 10 की पावर -2, हाँ ठीक है। आवेश पर बल का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इतना सा न्यूमेरिकल है। तो अपने को ये कह रहे हैं कि सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इतना है, व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई। तो इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई आवेश है, उस आवेश पर हमें बल ज्ञात करना है। तो यानी कि F बराबर QE फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तभी मल्टीप्लाई करके बल आएगा। तो मेन चीज हमें सबसे पहले ये जो पॉइंट है बाहर स्थित है, तो बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा, उस विद्युत क्षेत्र को यहाँ रखना पड़ेगा, फिर अपने पास बल आएगा। तो देखो, क्योंकि अब बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है KQ/R²। अब अपने पास चार्ज Q तो है नहीं, कहीं ये मत पुट कर देना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण होता है, तो ये वाला Q नहीं है अपने पास। लेकिन हमारे पास सतह पर विद्युत क्षेत्र है और बाहर विद्युत क्षेत्र हमें फॉर्मूले से पता होता है, तो दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात बन ही जाएगी। तो देखते हैं, बाहर विद्युत क्षेत्र अपॉन सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो बाहर वाले विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ/r² और सतह वाले विद्युत क्षेत्र का होता है KQ/R²। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा KQ/r² इनटू ये r² ऊपर चला जाएगा अपॉन KQ रह जाएगा। देखो कैसे हुआ, ये r² छोटे वाला r² नीचे आ गया और बड़े वाला r² ऊपर चला गया। तो KQ से KQ हो गया कैंसिल। तो बाहर जो विद्युत क्षेत्र आया वो अपने को मिला R² अपॉन r², और यहां पर अपॉन में सतह है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई सरफेस पर या सतह पर विद्युत क्षेत्र। कुछ इस तरह से हो गया। अब R 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर लेंगे अपॉन स्मॉल r जो है 25 सेंटीमीटर है, तो 25 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर लेंगे इनटू सतह पर विद्युत क्षेत्र की यूनिट सही है एकदम, तो अपने एज इट इज पुट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से अपने पास आ गया। अब जो रिजल्ट आएगा 5 का स्क्वायर 25 इनटू 10 की पावर -2 होती है का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। और ये है 5 इंटू 10 की पावर 5। कुछ इस तरह से कर लिया। अपॉन में हाँ 25 का स्क्वायर तो मैं 2 बार 25 लिख देता हूं, बात एक ही है। और फिर 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4। तो एक 25 से एक 25 डायरेक्ट चला गया, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 चला गया। तो अपने पास क्या बचा, 5/25 5/25 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। यहां से मैं एक 0 इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 50/25 इंटू 10 की पावर 4। तो अपने को पता ही लग रहा है 25 इंटू 2 50, तो 2 इंटू 10 4 आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये अपने को मिल गया विद्युत क्षेत्र बाहर। तो यहां पर जो बल लगेगा आवेश पर, वो बल होगा वो आवेश इनटू वहां पर स्थित वहां पर विद्युत क्षेत्र। तो बल कितना लगेगा, विद्युत क्षेत्र कितना आया है 2 इंटू 10 की पावर 4, और आवेश कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2 माइक्रो कूलम है। तो 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया, 5 इंटू 2 10 ही हो गए, ठीक है। तो 10 इंटू 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -8, तो रिजल्ट आया 10 की पावर -3 न्यूटन। तो इतना बल वहां पर स्थित आवेश पर लगेगा। तो ये था अपना न्यूमेरिकल नंबर 2.15। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.16 की ओर। तो न्यूमेरिकल 2.16
2.16 एंड पेज नंबर है 41। वंस अगेन कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर, ओके इस बार अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो r इक्वल्स टू गिवन है अपने पास 10 सेंटीमीटर। गोले पर 0.5 कूलाम, 5 कूलाम है या 0.5 माइक्रो कूलाम, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 0.5 माइक्रो कूलाम है। ये बुक के अंदर कुछ गड़बड़ है थोड़ी बहुत, माइक्रो जो है प्रिंट नहीं हुआ है, वितरित है। गोले के केंद्र पर हम अब अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो कहां कहां पर ज्ञात करना है? फर्स्ट पार्ट है पॉइंट है केंद्र पर, और दूसरा ये कह रहा है ज्ञात करो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, और थर्ड में क्या है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, और लास्ट डी में ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर वायु में स्थित है सभी, वायु में स्थित, वायु वही एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो केंद्र पर देखो ये अचालक गोला है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। तो जो बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला था वो था KQ/r², क्योंकि अपने पास आवेश दिया हुआ है तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर वो जो आयतन आवेश का तो दिया हो तो वो मेन फॉर्मूला रखेंगे। और सतह पर होता है, सतह पर KQ/r², और अंदर होता है KQ/r3। अच्छी तरह से याद करना है इसको, थर्ड चैप्टर में काम आएगा अपने। और केंद्र पर स्मॉल r 0 हो जाता है, सभी को पता है, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो पहले का आंसर जो है वो सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। अब केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर रेडियस, 8 सेंटीमीटर मतलब कि ये इसके अंदर की बात कर रहा है, तो थर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, फॉर्मूला क्या है? KQ/r/R। K की वैल्यू होती है 9 10 9, चार्ज अपने को गिवन है 0.5 माइक्रो कूलाम, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। और स्मॉल r वो डिस्टेंस है जहां हमने ज्ञात करना है, तो वो 8 सेंटीमीटर है, तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन कैपिटल R क्यूब, मतलब कि रेडियस का क्यूब। R कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो पहले इसको मैं यहाँ रफली सॉल्व कर लेता हूँ। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो -1 का क्यूब करना है, 10⁻⁻1 का क्यूब, तो इसको हम 3 बार लिख लेते हैं, बात एक ही है। अब क्या होगा? पॉइंट से पॉइंट हटा तो यहाँ पर 10 आ गया, तो एक 10 से तो 10 की -1 यही कैंसिल हो गया। अब देखो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 भी कैंसिल हो गए, अब कुछ नहीं बचा अपने पास, तो अब क्या है 9 इंटू 5 इंटू 8, पहले इनको लिख लेते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। इंटू 10 की पावर, यहाँ 6 है, यहाँ -6, यहाँ 9 है, यहाँ -6 है, तो ये अपने पास आ गया 3। तो 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360, इंटू 10 की पावर 3, या 3.60 इंटू 10⁻⁵। तो ये अपने पास आ गया न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, विद्युत क्षेत्र अंदर, ठीक है। अब बात आती है थर्ड पार्ट की, कह रहे हैं कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर का मतलब सरफेस पर ही आ गया, तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे KQ/r²। तो देखो क्या होता है, तो सतह पर K 9 गुणा 10 9, Q है अपने पास वही 0.5 माइक्रो कूलम, तो 0.5 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन कैपिटल R², R है अपने पास 10 सेंटीमीटर, तो ये रहा, स्क्वायर करेंगे इसका तो 10⁻⁻2 आ जाएगा,
पॉइंट से नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 इंटू 5 45 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गए 3 अपॉन 10 की पावर -1, -1 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 45 इंटू 10 की पावर 4, चाहो तो 4.5 लिख दो और 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया विद्युत क्षेत्र सतह पर। अब जस्ट आता है सतह से बाहर, तो सतह से बाहर के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो के और क्यू में रहने देता हूं, एक बार 0.5 ही कर लेते हैं यहां पर, के और क्यू लिख दिया, स्मॉल आर है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, इक्वल टू यहां से पॉइंट हटा दो चाहे इंटू 10 लगा दो, तो 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 इंटू 20 को 2 बार लिख लेते हैं और 10 की पावर -4, ये हो गया। अब बड़े ध्यान से देखो 0 0 0 3 0 यानी कि 10 की पावर 3 है, तो मैं इन तीनों जीरो को इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूं और इसके साथ काट देता हूं, मतलब तो अपना बचेगा 10 की पावर को, सर 10 की पावर कितनी है 3 है, -4 है, तो 10 की पावर -1 बच जाएगा, ठीक है। और यही 10 की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो यहां जाकर के ऐड हो जाएगा और अपना रिजल्ट आएगा 45 इंटू 10 की पावर 4, मतलब कि 4.5। कुछ गड़बड़ है, नहीं ऐसे नहीं, 2 इंटू 2 4 भी है, तो कुछ इस तरह से 9 इंटू 4 45 हो गया, 10 रेज़ टू पावर 4 हो गई और 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो सेम वही रिजल्ट आ जाता। ओके, तो अपना रिजल्ट आया कुछ इस तरह से, या इसके लिख दो 1.125 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.16। चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल 2.17 पर। तो न्यूमेरिकल जो 2.17 है क्या कहता है, पेज नंबर बुक का है 43 एंड 2.17 कह रहे कि एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू दे रखा है 2.96 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो वालों को कूलम में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, 2.96 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करो। अपने को रेडियस पता लगानी है बबल की, त्रिज्या ज्ञात करो कि दाब अधिक्य 0 हो और बुलबुला संतुलन में है। तो इसने अपने को कंडीशन दे दी कि जो एक्सेस प्रेशर है वो 0 है और बुलबुला जो है वो बैलेंसिंग स्टेट में है, ठीक है। अब देखो हमने जब ये टॉपिक किया था तो हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि P एक्सेस प्लस P इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू 40/R, कुछ ऐसा होता है। और बैलेंसिंग कब आती है, क्योंकि देखो विद्युत दाब जो है जिसको हमने बाद में लिखा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इंक्रीज होता जाएगा, चार्जिंग बढ़ेगी तो, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 हो जाएगा, तो वो इसके संतुलन की लास्ट स्टेज होगी, मतलब कि बस अब नहीं हो सकता। तो बैलेंसिंग में दाब अधिक्य, ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से हमें रेडियस पता लगानी है, तो 4 इंटू 2 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो R इक्वल्स टू अपने पास आएगा 8 इंटू 8.54 इंटू 10 की पावर -12 इंटू T 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा है 2.96, तो 2.96 इंटू 2.96 इंटू 10 की पावर -6 का करोगे तो -12 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है,
और 4 से इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके रफ कॉपी में जब आप सॉल्व करोगे तो उस रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बुक से बता देता हूँ 0.32 मीटर। ये आप रफ में करके देखना, रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था अपना न्यूमेरिकल 2.17।